प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वे कारण एवं कारक जिनकी वजह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एवं उनके सुप्रीमो आवश्यकता पड़ने पर भी एक नहीं हो पाते हैं। प्रस्तुत वीडियो इस सीरीज का चौथा एवं अंतिम एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से कारण एवं कारक हैं जिनकी वजह से विभिन्न राजनीतिक दल एक आदर्श महागठबंधन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि भारत में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा का विषय तो यह भी है कि सत्तासीन राजनीतिक दल को सत्ता से बाहर करने के लिए किस तरह से सत्ता से बाहर के राजनीतिक दल जिन्हें कि विपक्षी पार्टियां नाम दिया जाता है एकत्र हों और संयुक्त रूप से इस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरें। क्योंकि जैसा कि विद्वानों का कहना है कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव भारत की भावी राजनीति की दिशा तय करेगा। अतः हम जिस विषय को लेकर इस वीडियो सीरीज को प्रसारित कर रहे हैं उसके हर पहलू पर विचार किया जाए। इस प्रकार हम यहाँ कुछ और दीगर कारणों एवं कारकों के विषय में जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कारण एवं कारक व्यक्तिगत भी होते हैं, जैसा कि 2 पार्टियों के सुप्रीमो के बीच व्यक्तिगत मनमुटाव, व्यक्तिगत मतभेद, आपस में व्यक्तिगत रूप से घटी कुछ पिछली अप्रिय घटनाओं को लेकर मन में शत्रुता की गांठ बांध लेना एवं राष्ट्रीय हित में कूटनीतिक हित में आवश्यकता पड़ने पर भी गठबंधन अलायंस करने से मना कर देना इत्यादि इत्यादि। ऐसे अनेक व्यक्तिगत कारण भी हैं जो एक आदर्श महागठबंधन के निर्माण में बहुत बाधक होते हैं। इसके अलावा इन दिनों कुछ और भी ऐसे कारण या कारक होते हैं जो ऊपर से तो नज़र नहीं आते किंतु अंदर ही अंदर अपना नकारात्मक रोल अदा करते रहते हैं। इन आंतरिक कारणों एवं कारकों की हम चर्चा करें इसके पहले कुछ आधारभूत बातें बताना चाहेंगे। आजकल की यह जो राजनीति है कथित जन प्रतिनिधित्व है, नेतागिरी है और भ्रष्टाचार, अत्यधिक धनार्जन की लालसा, लावण्यपूर्ण जीवन, अपराध, दबंगाई इत्यादि बातें एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, एक दूसरे के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री बन गए हैं। इन सभी में आपस में चोली दामन का साथ हो गया है। इन सब बातों को समझाने के लिए हम एक विधानसभा के चुनाव को एक केस स्टडी के रूप में लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि कहा एवं सुना जाता है कि इन दिनों एक विधानसभा चुनाव में बड़ी एवं नामी गिरामी पार्टी लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि एक विधायक को मिलने वाले अधिकतम वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के रूप में मिलने वाले सभी लाभों को 1 लाख प्रति माह मान लिया जाए तो उसे उसके 5 वर्ष के कार्यकाल में 60 लाख रुपए ही प्राप्त होंगे। फिर वो औसतन रूप से चुनाव में 2.5 करोड़ रुपया क्यों खर्च करता है? निश्चय ही वो ब्याज सहित ही वसूल नहीं करेगा, अपितु वो असीमित मात्रा में धन दौलत चल अचल संपत्ति भी एकत्र करेगा। उसे अगले चुनाव में अपना टिकट पक्का करने तथा अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भी भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी धन की व्यवस्था करनी होती है। क्योंकि हर नेता में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते विधायक को मंत्री बनने की लालसा होती है, इसलिए भी उसे बड़ी मात्रा में धन की जुगाड़ करनी होती है। इसके अलावा
अगर यह विधायक कुछ आपराधिक प्रकरणों का सामना कर रहा है तो ऐसी दशा में उसे भारतीय न्याय व्यवस्था लाल फीता साहों को भी मैनेज करने के लिए भारी धन की आवश्यकता होती है। इन दिनों तो कई लोग नेतागिरी में इसलिए भी आते हैं कि उन पर चल रहे आपराधिक मामलों के मुकदमे एवं फौजदारी मुकदमे या तो दबे रहें या फिर अनुकूल परिस्थितियां बनने पर या तो उन्हें खत्म करवा दिया जाए या फिर अपने पक्ष में निर्णय करवा दिया जाए। ये सब बातें हमारे उस कथन की पुष्टि करती हैं जिसे हमने कहा है कि आज की ये जो राजनीति है कथित जनप्रतिनिधित्व नेतागिरी है और जो भ्रष्टाचार, अत्यधिक धनार्जन की लालसा, लावण्यपूर्ण जीवन, अपराध, दबंगाई इत्यादि बातें हैं, वे एक दूसरे की पर्याय बन गए हैं, एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इन सभी में आपस में चोली दामन का साथ होता है। हमारे विद्वान दर्शक ये प्रश्न कर सकते हैं कि इन सब बातों का इस वीडियो सीरीज के शीर्षक के तहत क्या प्रासंगिकता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि पूर्व में वर्णित वे सब अवस्थाएं किसी एक अमुक पार्टी पर, माना कि वो एक लोकसभा सीट है, पर भारी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती हैं, यानी एक अनार सौ बीमार वाली अवस्थाएं, जिनके कारण राजनीतिक पार्टियों में एक आदर्श महागठबंधन नहीं बन पाता है। इन बातों के अलावा कुछ और भी कारण एवं कारक हैं जिनकी वजह से सत्ता से बाहर वाली विपक्षी पार्टियों में एक आदर्श महागठबंधन नहीं बन पाता है। इस सूचना तकनीकी और पारदर्शिता के युग में सत्ता पर आसीन राजनीतिक दल अपने लाल फीता साहों के माध्यम से प्रायः हर नेता की चल अचल संपत्ति की जानकारी एकत्र करके रखता है। उसके हर वैध अवैध आय के स्रोतों की जानकारी रखता है। चल अचल संपत्ति की वृद्धि के क्रम की यानी तीव्रता की भी जानकारी रखता है। कुल मिलाकर हमारा अध्ययन यह कहता है कि भारत में प्रायः हर नामी गिरामी नेता के पास अनुपात से अधिक धन संपत्ति होती है। अतः सत्तासीन राजनीतिक दल उन जाने माने नेताओं को डराता धमकाता सावधान करता रहता है कि अगर आपने ऐसा कुछ निर्णय लिया जो हमें अर्थात सत्तासीन दल को राजनीतिक कूटनीतिक रूप से हानि पहुंचाने वाले हैं तो आप पर अनुपात से अधिक आय का आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दिया जाएगा। दूसरी तरफ जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, भारत में प्राय हर नेता पर आपराधिक मामले दर्ज रहते हैं। अतः इस बात की चेतावनी भी दी जाती है कि इन दबे हुए मामलों को उभार कर सजा भी दिलवाई जा सकती है। ये सब अवस्थाएं भी कई पार्टियों के कई सुप्रीमो को एक आदर्श महागठबंधन में शामिल होने से रोकते हैं, क्योंकि उनके सामने ऐसे अनेक उदाहरण सामने हैं, जैसे कि बिहार के लालू प्रसाद यादव का। अतः वे बहुत डरते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब हथकंडे सत्तासीन राजनीतिक दल विपक्षी पार्टियों के नेताओं के विरुद्ध ही अपनाते हैं। वे अपने ही विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, विभिन्न कमीशनों, मंडलों, निगमों पर आसीन चेयरमैन्स, अध्यक्षों एवं सदस्यों इत्यादि के विरुद्ध भी अपनाते हैं। उनकी कमजोरियों की फाइल बनाकर रखी जाती है। उन्हें इस बात के गोपनीय आदेश निर्देश रहते हैं कि आप हमारी पार्टी लाइन पर ही रहें, उसके एजेंडे को ही आगे बढ़ाते रहें, पार्टी की कूटनीतियों के अनुसार ही कार्य करते रहें। विधानसभाओं एवं लोकसभा में सिर्फ पार्टी मंत्रिमंडल के कार्यकलापों, निर्णयों के समर्थन में हाथ उठाते रहें, मेज थपथपाते रहें। अब चूंकि सत्तासीन पार्टी का दर्शन पुरोहितवादी है,
अधिनायकवादी है, पूंजीवादी है, तो ऐसे में विधायकों, सांसदों की मजबूरी हो जाती है कि वे पार्टी के इन संविधान विरोधी और गैर लोकतांत्रिक एजेंडों का समर्थन करें। अन्यथा थोड़ा भी दाएं बाएं होने पर, जैसा कि हमने पहले कहा है, उनकी फाइलें खुलने का उन्हें डर बना रहता है, सजा होने का भय भी बना रहता है। सांसदी विधायकी जाने पर मिलने वाले अपार लाभ छिन जाएंगे, सो अलग ऐसा भी उन्हें चिंता रहती है। हमारी ये सब बातें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विधायकों, सांसदों एवं अन्य नेताओं के लिए बहुत फिट बैठती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे नेताओं के विषय में कहा है कि ऐसे नेता मुंह पर पट्टी बंधे कुत्ते की तरह से होते हैं और शासक वर्ग के दलाल, जिसे उन्होंने अंग्रेजी में स्टूजेस शब्द के नाम से संबोधित किया है, की तरह से होते हैं। भारत में आरक्षित वर्ग या यूं कहें कि शासित वर्ग, शोषित वर्ग के 131 सांसद भी शासक वर्ग के विरुद्ध शोषित वर्ग, शासित वर्ग को लामबंद एकजुट होने में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अब तक का हमारा वर्णन चुनाव के पूर्व की स्थितियों में महागठबंधन को लेकर आने वाली समस्याओं को लेकर था। अब हम चुनाव के पश्चात की परिस्थितियों, कार्यकलापों, गतिविधियों के विषय में भी चर्चा करते हैं। गठबंधन की सरकारें बनने के बाद उनके सफल कार्यकाल, उनकी उपलब्धियों का इतिहास भारत में अच्छा नहीं रहा है। इसमें सबसे अधिक चर्चा सम्मिश्र सरकार की रहती है। आपातकाल के पश्चात जो गैर कांग्रेस पार्टियों की गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसे सम्मिश्र सरकार के नाम से जाना जाता है, वह पूर्णतः विफल रही थी। इसकी विफलता के अनेक कारणों में यह कारण था कि कांग्रेस की सरकार को बनने देने से रोकने के लिए जोश जोश में गैर कांग्रेसी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ीं। उन्हें सफलता भी मिली, किंतु जब सम्मिश्र सरकार बनने के बाद योजनाओं, कार्यक्रमों को लागू करने एवं चुनावी वायदों को पूरा करने की बारी आई, तो चूँकि इस सम्मिश्र सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टियों में तीखे सैद्धांतिक दार्शनिक मतभेद थे, अतः बुरी तरह से गठबंधन टूट गया एवं सरकार गिर गई। अब हम उन कारणों एवं कारकों का वर्णन करेंगे जिनकी वजह से विभिन्न राजनीतिक दलों के महागठबंधन से बनी सरकारें अधिक दिनों तक सफलतापूर्वक चल नहीं पाती हैं तथा जन कल्याणकारी कार्य अच्छी तरह से कर नहीं पाती हैं। पहला ये होता है कि मूल रूप से इस चुनाव पूर्व महागठबंधन को निर्मित किया जाता है, उस समय उसका उद्देश्य यह रहता है कि एन कैन प्रकारेण सत्तासीन राजनीतिक दल को सत्ता से बाहर किया जाए या हटाया जाए। जब वे विजय प्राप्त कर नई सरकार का निर्माण करते हैं तो किस किस पार्टी के किन किन नेताओं को कौन कौन से विभागों का मंत्रालय दिया जाए, इस बात को लेकर बहुत रस्साकसी खींचतान होती है। इसका कारण यह होता है कि कुछ विभाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि गृह विभाग, वित्त विभाग, रेल विभाग, परिवहन विभाग इत्यादि। हर पार्टी के दिग्गज नेता यह चाहते हैं कि इन महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास रखा जाए। इन सब बातों से भी अंतःकलह बनी रहती है। दूसरा कारण एवं कारक पार्टियों के अध्यक्षों, सुप्रीमों के बीच के व्यक्तिगत वैचारिक मतभेद, वैमनस्यता, अहम, ईगो इत्यादि भी होते हैं। जब कभी किन्हीं कारणों वश पार्टियों के सुप्रीमों के बीच व्यक्तिगत मतभेद, वैमनस्यता तीखे हो जाते हैं, अहम, ईगो में टकराव होने लगता है, तो वे
भाव आवेश में आकर गठबंधन से पृथक होने की घोषणा कर देते हैं। फिर जब गठबंधन में बची शेष पार्टियां अल्पमत में आ जाती हैं तो सरकार गिर जाती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसा कि हमने पहले कहा है, अगर किसी अमुक पार्टी को मनचाहा विभाग मंत्रालय नहीं मिलता है तो उनमें असंतोष बना रहता है। दमदार एवं महत्वपूर्ण मंत्रालय की चाहत में यह राजनीतिक दल या कोई भी दिग्गज नेता पहले तो गोपनीय तरीके से विपक्षी दल या दलों से संपर्क कर ऐसा आश्वासन प्राप्त कर लेता है कि अगर पार्टी नेता सत्ता पार्टियों के गठबंधन से अलग होकर सत्ता पार्टी के गठबंधन को अल्पमत में लाकर उसे सत्ता से बाहर कर देता है, तो फिर जब वे नए समीकरणों के साथ नई सरकार बन जाती है तो विद्रोही पार्टी या नेता मनचाहे मंत्रालय प्राप्त कर लेते हैं। इस उधेड़बुन में सांसदों विधायकों की किडनैपिंग, टूर एंड ट्रेवल्स भी बहुत चलती है, जिसे राजनीति की भाषा में हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। इस खेल में खरबों रुपयों का लेन देन भी चलता रहता है। भारतीय राजनीति में कुछ वर्षों से सांसदों विधायकों की किडनैपिंग, खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, टूर एंड ट्रेवल्स एक आम बात हो गई है। अब लोकतंत्र जन प्रतिनिधित्व की बात करना तो एक मजाक सा या बेईमानी सा बन गया है। आखिर भारत में ऐसी नौबत क्यों एवं कैसे आई? हम हमारे विद्वान दर्शकों से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो सीरीज के पहले एवं दूसरे एपिसोड को पुनः देखने का कष्ट करें। आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार हम अपना यह वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है और आपको कुछ मौलिक बातें जानने को मिली हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियोस लाइक करने और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने एवं पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।